पैरासिटिक एलिमेंट में 1 रिफ्लेक्टर एंड फ्यू डायरेक्टर्स। क्यों आपका रिफ्लेक्टर ज़्यादा नहीं करता है, मैंने बताया था, क्योंकि फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है गेन में, लेकिन डायरेक्टर से 1 dB के आसपास गेन होता है एक एक अगर हम डायरेक्टर बढ़ाते हैं। इसलिए जो है डायरेक्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर ओनली 1 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी बताया था कि ड्रिवन एलिमेंट जो है हम लोग फोल्डेड डायपोल लेते हैं क्योंकि वो जो है इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। जो वायर होता है 300 ओम समथिंग होता है, तो फोल्डेड डायपोल का जो इम्पीडेंस होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस वो 292 ओम आता है, तो इस तरह से वो मैच हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ड्रिवन एलिमेंट है वो उसका बिहेवियर रेजिस्टिव जैसे होता है, डायरेक्टर जो एलिमेंट है वो उसका कैपेसिटिव जैसे होता है, और रिफ्लेक्टर होता है वो आपका इंडक्टिव होता है। ठीक है, तो ये 6 dB से लेकर 9 dB गेन आपको चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन करते हैं जनरली 6 एलिमेंट का। तो याद रखिएगा इसको, ये सब जो चीज़ें मैंने बताई थी पूरा याद रखना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मोस्टली इसको जो यूज़ था वो दूरदर्शन एंटीना के रूप में किया गया है, अभी तो हार्डली इसका यूज़ देखने को है, लेकिन आप इसको रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों एंटीना की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम दिखाया था, ये जो इस तरह से दूरदर्शन का रिसीविंग एंटीना जो था दिखता था, ये 3 एलिमेंट का है यागी का, इस तरीके का डिज़ाइन होता है ना। इसको हॉरिजॉन्टल हम लोग रखते हैं, रूफ में छत में रखते हैं सपोर्ट के लिए। ये स्ट्रक्चर है ये जिसमें हम लोग फिक्स करते हैं एंटीनास को, है ना। ये बूम कहलाता है, सपोर्ट बूम, इसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसको। तो इस तरह से ये यागी एंटीना है। डिजाइन पैरामीटर वगैरह सब डिस्कस कर चुके थे। स्पेसिंग कितना रखना है, एक्टिव एलिमेंट का, रिफ्लेक्टर का कितना रखना है, डायरेक्टर्स का कितना रखना है, उसका स्पेसिंग कितना रखना है, वो सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोल्डेड डायपोल भी डिस्कस किया था, है ना। इसमें क्या होता है एक और आर्म है, 2 आर्म रहता है, ये देखिएगा। ऐसा करने से जो इम्पीडेंस है डायपोल का वो बढ़ जाता है 292 ओम। हमें चाहिए होता है क्योंकि जो पैरासिटिक एलिमेंट होते हैं वो लोड करते हैं एक्टिव एलिमेंट को यागी एंटीना में, तो इम्पीडेंस को आपको बढ़ाना रहेगा, और वायर भी होता है उसका 300 ओम होता है। तो इम्पीडेंस मैचिंग और इम्पीडेंस जो है आपका इंक्रीज करने के लिए, दोनों के लिए आप फोल्डेड डायपोल यूज़ करते हैं। फोल्डेड डायपोल यूज़ करने से एक एडवांटेज भी है कि ये आपका ब्रॉडबैंड हो जाता है, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ जो एडवांटेज होता है फोल्डेड डायपोल का वो हमें मिलता है आपको यागी के केस। अब नेक्स्ट एंटीना आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉग पीरियडिक एंटीना। ये आ चुका है 7 मार्क का, है ना, और 2 मार्क का भी पूछा जा सकता है। उसको लॉग पीरियडिक क्यों बोलते हैं, लॉग पीरियडिक एंटीना को। ठीक है, लॉग पीरियडिक क्यों बोलते हैं, ये भी दिखने में यागी एंटीना जैसे ही होता है, लेकिन डिफरेंस है। उसमें क्या होता है कि हम हर एलिमेंट को फीड करते हैं, हर एक से वायर कनेक्टेड रहेगा, है ना। चाहे रिसीवर की तरह यूज करो चाहे ट्रांसमीटर की तरह भी यूज करेंगे तो सारे से वायर कनेक्टेड रहेंगे, मतलब सारे एक्टिव रहेंगे, है ना। इसमें नॉन एक्टिव वाला नहीं है जो है, भले उसका बिहेवियर हो सकता है कैपेसिटिव और इंडक्टिव, लेकिन सारे को फीड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, दिखने में वैसे दिखेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यागी एंटीना और लॉग पीरियडिक एंटीना देखने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लॉग पीरियडिक है कि क्या है, तो लेकिन जो लॉग पीरियडिक में है उसमें हमको सबको फीड करता है, उसमें सबसे वायर कनेक्टेड रहेगा। ये इस तरह से आप उसको कैच कर लेंगे क्या डिफरेंस। ठीक है तो क्यों बोला जाता है इनपुट इम्पीडेंस वेरिएशन ऑफ एंटीना विथ लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस इसका प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी को वेरी करके, तो वो पीरियडिक आता है। पीरियडिक जैसे साइनोसॉइडल आता है उस तरह से, इसलिए इसका नाम दिया गया है। मैं नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस तरह से ये पीरियडिक सिग्नल आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये लॉग है, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग इधर तरह से, उसका लॉग लिए और इम्पीडेंस प्लॉट किए हैं।
है ना, लॉग पीरियडिक एंटीना का इम्पीडेंस। तो ये हमको पीरियडिक वेरिएशन मिलेगा, पीरियडिक वेरिएशन मिलेगा इम्पीडेंस का, तो इसलिए इसको लॉग पीरियडिक एंटीना कहते हैं। तो अगेन इट इज ए मल्टी एलिमेंट है, नैरो बीम एंटीना ओवर ए ब्रॉड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ब्रॉड बैंड पर्पस ब्रॉड बैंड इसलिए मिलता है क्योंकि इसको ज़्यादातर हम लोग लॉग पीरियडिक डायपोल एरे से बनाते हैं, और इसमें जो डायपोल एंटीना जो हम यूज़ करते हैं मतलब वो छोटे से लेकर बड़ा लेंथ का, है ना, अलग अलग लेंथ का, वो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी पे कोई ना कोई एंटीना जो है, डायपोल एंटीना जो है वो रेजोनेंट करेगा। तो हर एक एक्टिव रहेंगे और रेजोनेंट आपको बोलेंगे रेजोनेंट, कोई ना कोई एंटीना रेजोनेंट होते रहेगा। तो उस जो है फ्रीक्वेंसी को वो रिसीव करेगा बहुत अच्छे से, वो चाहे ट्रांसमिट करना हो तो ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करना हो तो रिसीव करेगा। तो इसमें क्या है, आप दूसरा एंटीना भी लगा सकते हो, डायपोल की जगह दूसरा एलिमेंट लगा के भी लॉग पीरियडिक एंटीना डिजाइन कर सकते हो, बट फेमस होता है जिसमें हम लोग डायपोल को लेते हैं। तो इसीलिए लॉग पीरियडिक डायपोल, ये जो देख रहे हैं लॉग पीरियडिक डायपोल एरे, इसको हम लोग LPDA कहते हैं, लॉग पीरियडिक डायपोल एरे, ये मोस्टली यूज होता है, कॉमन है ये। इसको आप टेलीविजन एंटीना की तरह यूज करते हैं, और इसका जो यूज है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दोनों है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपका 3 मेगाहर्ट्ज से जो 30 मेगाहर्ट्ज, और 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 7.5 से 12 dB, तो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी रहता है ना, ये आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। तो ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक, 3 गीगाहर्ट्ज तक। तो उस रेंज में जनरली इसको यूज करते हैं। टीवी रिसेप्शन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, रिसीव ए नंबर ऑफ चैनल्स, बहुत सारे चैनल रिसीव करने के लिए, क्योंकि दूरदर्शन वाले में नहीं कर पाएंगे उतना, बहुत ज़्यादा, है ना, उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें रहेगा क्योंकि हर एक जो कोई ना कोई जो है एलिमेंट है वो रेजोनेंट में रहेगा, मतलब λ/2 लेंथ का हमको मिलेगा कोई ना कोई, हमेशा कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो ये जो है इट्स मोर एफिशिएंट है रोम्बिक एंटीना, रोम्बिक एंटीना से भी एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, सबको इक्वली एक्साइट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा देता हूँ, वो इस तरह से रहता है, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये देखिएगा, ये लॉग पीरियडिक एंटीना का डिजाइन है। इसमें आप देखिएगा L1 एक डायपोल लगा हुआ है L1 लेंथ का, और इधर देखिएगा LN लेंथ का। ठीक है, तो इसको इस तरह से यूज करते हैं, L1 और LN हम लोग ऐसे यूज कर लेंथ यूज करते हैं कि ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा FL, और ये FH के करस्पॉन्डिंग इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, इसको LN को। ठीक है, जो कि आपका लेमडा जो लोएस्ट आएगा उसके डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं, और इसका जो लेमडा आएगा जो हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट आएगा, तो उसके डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलर आपको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज दिया रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 400 मेगाहर्ट्ज से लेके 4000 मेगाहर्ट्ज की रेंज में यूज करने के लिए लॉग पीरियडिक एंटीना है ना, लॉग पीरियडिक एंटीना। तो देखिएगा ये जो अगर 400 मेगाहर्ट्ज है, तो ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ है डायपोल है वो रेजोनेंट लेंथ का बनेगा, और ये जो 4000 देख रहे हैं तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो रेजोनेंट बनता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे 250 मेगाहर्ट्ज से 2400 मेगाहर्ट्ज, इतना बैंड आपको यागी और ये सब में नहीं मिलेगा, इवन आपको और रोम्बिक में भी इतना यूज नहीं कर पाएंगे इतने ब्रॉड बैंड के लिए। लेकिन लॉग पीरियडिक ऑफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है 250 मेगाहर्ट्ज पे ये लेंथ रेजोनेंट करेगा, ये डायपोल है वो रेजोनेंट करेगा, और 2400 मेगाहर्ट्ज पे ये जो स्मॉलेस्ट वाला है ये रेजोनेट करेगा। तो हर फ्रीक्वेंसी पे कुछ ना कुछ रहता है, इसका डिजाइन ही ऐसी होता है, हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं लेंथ को कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट लेंथ है वो रेजोनेट करे, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है वो जो लोएस्ट लेंथ है वो रेजोनेट करेगा। इस तरह से सेलेक्ट करते हैं
और अल्टर और इन बिटवीन ये जो बीच में रहता है लेंथ और इसका स्पेस है ना, ये दैट इज डिसाइडेड बाय गेन, कितना गेन चाहिए। तो स्पेसिंग फैक्टर और एक लेंथ होता है ना, उसके बेसिस में डिजाइन करते हैं उसको कितना रखना है करके। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लॉग पीरियोडिक डायपोल एरे जो हम डिजाइन करते हैं उसमें एलिमेंट्स है, उसको स्पेस करते हैं, स्पेसिंग करते हैं एट एन इंटरवल्स फॉलोइंग ए लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। उसका स्पेसिंग जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम लोग डी डिस्टेंस या सिग्मा से स्पेसिंग है ना। फिर एक लेंथ होता है, लेंथ कितना रखना है, स्पेसिंग कितना रखना है और लेंथ कितना रखना है, मतलब जितने भी डायपोल्स लगा रहा है उसका आपस में स्पेस कितना रखना है और लेंथ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक दूसरे का कितना होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाउ। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ्स इज अ फंक्शन नोन एज टाउ। तो इसमें दो सिग्मा और टाउ दो पैरामीटर होते हैं जिसको हम लोग गेन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर गेन पे सिग्मा कितना चाहिए, आपको स्पेसिंग कैसे रखना है और टाउ लेंथ का रेशियो कितना रखना है। मतलब स्पेसिंग का रेशियो सिग्मा बोल सकते हो और टाउ जो होता है वो लेंथ का रेशियो होता है। वो आपको देखेंगे डायग्राम से, उसमें समझ में आएगा। देखिए इसे डायग्राम से दिखाते हैं। देखिए स्पेसिंग फैक्टर जो है सिग्मा यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ Sn अपॉन 2ln या Sn अपॉन Sn माइनस 1। तो Sn कौन सा जिस स्पेस है और Sn माइनस 1 यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिएगा ये लॉग पीरियोडिक जो है एरे का डिजाइन है इसमें, है ना। इसमें आप देख सकते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है, nth एलिमेंट है इसमें यहाँ पे ये जो देख रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर में होल है जिसमें हम लोग फीड करने के लिए वायर्स लगे हैं, 2 वायर। ये देखिए 2 वायर से यहाँ पे फीड किया हुआ है, ये देखिए 2 वायर है यहाँ से निकला हुआ है। तो इसमें जो कनेक्शन होता है L1 का, ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ से होता है सेकंड का। ऐसा ये वाला देखिएगा यहाँ जो है ये इससे कनेक्ट रहता है और जो लोअर में जो है लोअर हाफ है वो अपर हाफ से ऐसे कनेक्ट रहता है सेकंड वाले से, इस तरह से उसको। तो ये जिग जैग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। इस तरह से इसको फीड करते हैं हम लोग ऐसा। तो फर्स्ट का इधर सेकंड पार्ट है, मतलब अपर पार्ट लोअर पार्ट के नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो एंटीना रहेगा उससे इस तरह से कनेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो ये अगर हम इसको लेते हैं इसको लास्ट एलिमेंट Ln और ये Ln माइनस 1 उसके पहले वाला, तो Ln जो रहेगा लोएस्ट लेंथ का रहेगा। तो Ln और Ln माइनस 1 के बीच डिस्टेंस है उसको Sn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर Ln माइनस 2 ये जो रहेगा Ln माइनस 2 रहेगा, इसके बीच जो रहेगा वो Sn माइनस 1 रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा उसको हम लोग स्पेसिंग फैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, ये और इसके बीच क्या डिफरेंस, तो ये जो है Sn अपॉन Sn माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये अगेन नॉन लीनियर एंटीना होंगे क्योंकि जो है स्पेस है इक्वल नहीं है, तो ये सिग्मा है स्पेसिंग, तो ये स्पेसिंग कितना रखना है। ठीक है, और ये टाउ जो है ये लेंथ का रेशियो बता रहा है। देखिए टाउ है ना, टाउ जो है इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर, स्केल। तो इट इज द रेशियो ऑफ Ln अपॉन Ln माइनस 1, इसका लेंथ अपॉन इसका। तो देखिएगा ये दोनों जो है 0 से 1 के बीच वेरी करते हैं। टाउ और सिग्मा जो है इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, एक पर्टिकुलर डीबी गेन के लिए यहाँ पे दिया गया है 9 dB के लिए कितना सेलेक्ट करना है टाउ, तो 0.861 और सिग्मा जो है 0.162। मतलब इसमें आप देखेंगे जो टाउ जो है लेंथ का रेशियो जो है आपका Ln अपॉन Ln माइनस 1 आप इतना सेलेक्ट करेंगे और Sn अपॉन Sn माइनस 1, Sn अपॉन Sn माइनस 1 ये जो डिस्टेंस है ये आप 0.62 सेलेक्ट करते हैं तो आपको 9 dB गेन का एक लॉग पीरियोडिक एंटीना डिजाइन हो जाएगा। तो ये आप जो पूरा निकाल सकते हैं Ln निकाल सकते हैं, L1 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए L1 और Ln क्या होगा आप निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो सिग्मा जो है सेलेक्ट करेंगे हम लोग फॉर पर्टिकुलर गेन के लिए, वो जनरली एक इसबेल कर्व होता है उससे लेते हैं, इसबेल कर्व जो है। और ये इसको वेज एंगल बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि वेज एंगल और इंक्लाइन एंगल 2 tan इनवर्स 1 माइनस टाउ अपॉन 4 सिग्मा। टाउ और जो सिग्मा सेलेक्ट करेंगे उसको रख देंगे तो उस हिसाब से अपन वेज एंगल उसका सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, वेरिएबल उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो अल्फा अगर लार्ज होता है तो टाउ जनरली रिक्वायर्ड स्मॉल रहता है। यहाँ पे अल्फा 30 डिग्री है तो टाउ जो है 0.7 समथिंग कुछ आता है। तो ये जो है सेलेक्ट कैसे करना रहता है, ये एक मैं बताता हूँ, ये कर्व होता है, इसको हम लोग इस बेल कर्व बोलते हैं। देखिएगा इस बेल कर्व, तो ये टाउ है, देखिएगा ये टाउ है वर्सेस सिग्मा प्लॉट किया हुआ है फॉर ए डिफरेंट गेन। ये गेन है, ये जो है ये देखिएगा ये 10.5 dB गेन के लिए है ना। तो आपको जैसे पूछा 10.5 dB गेन चाहिए तो आप टाउ कितना सेलेक्ट करोगे और सिग्मा कितना सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको दे दिया 10.5 dB, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा, तो यहाँ पे हमको 0.18 जो है प्लस 0.182 इस तरह से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे नीचे प्रोजेक्ट करेंगे ये, तो ये हमें आपका टाउ की वैल्यू मिल जाएगी ऐसा। तो टाउ इज पॉइंट समथिंग 965 ऐसा समथिंग कुछ आएगा। तो पर्टिकुलर गेन के लिए हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे 10 dB बोला तो ये यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, 9 dB देखा तो यहाँ से देखेंगे, इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे और इधर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा करके, तो ये हमको सेलेक्ट करना रहता है। तो इस बेल का है एक प्लॉटिंग है फॉर डिफरेंट गेन, इट्स अ प्लॉट ऑफ टाउ वर्सेस सिग्मा, है ना। मतलब टाउ और टाउ को वेरी करोगे तो सिग्मा वेरी होता है, तो ये बताया हुआ है यहाँ पे देखिएगा टाउ के लिए सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ गेन। आपको गेन चाहिए तो अलग अलग गेन के लिए प्लॉट किया हुआ है ये। ठीक है, तो फॉर कांस्टेंट गेन, ये जो गेन है अगर आपको इस तरह से एक पर्टिकुलर गेन 10.5 dB है, उसके लिए कितना रखना है, तो ये ऑप्टिमम वैल्यू है उसके लिए है। आपको यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ, बट ये ऑप्टिमम वैल्यूज है ऐसा यहाँ पर जो है लेते हो तो इसलिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे शो किया गया। तो इसको हम लोग इस बेल कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेल कर्व से हम जो है एक जैसे एग्जाम में आया तो आपको एक पर्टिकुलर गेन दिया रहेगा ना, सपोज 9 dB गेन के लिए डिजाइन कर दो और आपको लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के लिए आपको यूज करना है उसका लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहता है। ठीक है, तो हम जो है टाउ और सिग्मा इस गेन के अकॉर्डिंग यहाँ ये वाली करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं आएगा और ये इधर कहीं पे आएगा ऐसा, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस बेल कर्व कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आप टाउ और सिग्मा के लिए, फिर आप बाकी लेंथ वगैरह को हम लोग निकाल सकते हैं ना। जैसे आपको बोला जाए यहाँ पे क्योंकि जो एल एन है वो हम निकाल सकते हैं और L1 भी हम निकाल सकते हैं। L1 जैसे मैंने कहा कैसे निकालेंगे, L1 है क्योंकि डायपोल होता है तो ये λ/2 होगा, लेकिन अभी लैम्डा अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट का होगा लोअर, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट वेवलेंथ बनेगा तो उसका हाफ लेंथ ये लेंगे, L1 बन गया, है ना। अब जैसे L2 लेना है आपको, L2 तो L1 आपका आ जाएगा जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो फिर L2 जो लेना रहेगा आप L2 यहाँ से ले लेंगे। फिर देखिएगा यहाँ से है ना, तो L2 इज इक्वल टू और टाउ टाइम्स L1 करके, टाउ टाइम्स L1, तो L1 आपका निकला हुआ है, टाउ आप सेलेक्ट कर ही लिए हैं इस बेल कर्व से, तो L2 आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर L3 इज इक्वल टू टाउ टाइम्स ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए L2 is equal to tau times L1, L3 is the tau times L2, L4 is equal to tau times L3, ऐसा करके निकाल सकते हैं। तब तक जाना है लास्ट एलिमेंट तक, जब तक ये आपका जो लास्ट एलिमेंट है जो है हाई फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपर वेवलेंथ का डिवाइडेड बाई 2 ना मिल जाए, अपने को 0.3 अप्रोक्सीमेटली ना मिल जाए, तब तक आपको जाना है। तो इस तरह से ये डिजाइन होता है। तो लॉग पीरियडिक एंटीना है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइड बैंड है, ब्रॉड बैंड है ना, ब्रॉड बैंड एंटीना बोल सकते हैं इसको, ब्रॉड बैंड एंटीना बोलते हैं। और जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो आपको टूवर्ड्स ऑफ एक्स इधर मिलता है, इस तरफ हमको नहीं मिलता है, तो इसका FBR भी एक्सीलेंट होगा। तो इसका जो पैटर्न होगा वो इस तरह से ऐसा सामने की तरफ जा रहेगा, ऐसा सामने की तरफ, इधर पीछे की तरफ नहीं के बराबर रहेगा। तो इस तरफ से रेडिएशन आपको इधर सामने की तरफ मिलेगा, ऐसा रहता है। तो 9 dB से लेकर 12 dB तक मिलता है करीब, इसमें भी अच्छा खासा गेन
9 dB टू 12 dB गेन आपको मिल जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर डीबी के लिए आपको टाउ और सिग्मा जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाउ और सिग्मा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये डिजाइन होता है लॉग पीरियडिक, तो एग्जाम में आ सकता है, जनरली अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट है वो रेजोनेंट होता है। ब्रॉडबैंड क्यों है, व्हाई इट इज ब्रॉडबैंड, है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा था इसके 250 है से 2400, 250 से 2400 मेगाहर्ट्ज, है ना, ये इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पे ये रेजोनेट कर जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ये लास्ट वाला जो लोएस्ट लेंथ का है ये डायपोल, ये रेजोनेंट लेंथ का बनेगा। और 250 जो मेगाहर्ट्ज पे है जो हाईएस्ट लेंथ है ये रेजोनेंट कर जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकालेंगे, है ना, ये एलयू जो भी आएगा उसके डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करके। तो इस तरह से और इन बिटवीन इसके बीच में जैसे आपका 300 मेगाहर्ट्ज भी आएगा, 300 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ पर रहेगा वो ऑलमोस्ट रेजोनेंट लेंथ का रह जाएगा ऐसा। और ये करीबन 2200 हो गया, तो ये कहीं ये वाला जो है जो नेक्स्ट हाईएस्ट लेंथ का बनेगा वो रेजोनेट करेगा। तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे कोई ना कोई एंटीना जो है रेजोनेट करते रहता है। तो हर एक एंटीना को फीड करना है और हर एक एक्टिव एलिमेंट होता है और हर एक रेजोनेंट लेंथ का होता है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत होता है, 19-20 चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जैसे, है ना, एक जैसे मैंने कहा था 250 से लेके 2400, तो 2400 पे तो ये रेजोनेट करेगा और 250 मेगाहर्ट्ज पे ये रेजोनेट करेगा। अब सपोज हमें 300 है, 300 है ना, ये 300, तो 300 पे नेक्स्ट जो हायर लेंथ कराएगा लोएस्ट है वो रेजोनेट करेगा। तो उस समय इसका बिहेवियर कैपेसिटी हो जाएगा और इधर जो है फीड तो सभी को कर रहे हैं, क्योंकि इस वेव लेंथ के करस्पॉन्डिंग में इनका बिहेवियर जो है ये आपका जो है λ/2 नहीं हुआ, λ/2 से ग्रेटर हो गया, तो ये इंडक्टर की तरह काम करेगा, है ना। तो ये जो है रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा बोल सकते हो। तो उस जो एक्टिव एलिमेंट है उसके पीछे वाला जो है एक्टिव मतलब जो रेजोनेंट लेंथ बन रहा है, ये रेजोनेंट लेंथ हो गया 300 के करस्पॉन्डिंग। तो इधर वाला जो है रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा और इधर जो लोअर लेंथ वाला है वो डायरेक्टर की तरह, यागी उड़ा में जो देखे। तो पैटर्न जो है मतलब आपको इधर डायरेक्टर टुवर्ड्स मिलेगा और इधर से जो है रिफ्लेक्ट करेगा हायर साइड से। तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये वाला अगर रेजोनेट कर रहा है तो ये जो है डायरेक्टर की तरह काम करेंगे इधर जितने भी लगे हुए हैं, और ये जो है रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर ये रेजोनेंट लेंथ का हो रहा है λ/2 का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो ये इधर वाले डायरेक्टर की तरह और इधर दोनों के दोनों रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। तो इसलिए जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो हमको इस तरह से मिलता है, टुवर्ड्स अपेक्स जो है यहाँ पे इस तरह से मिलता है हमको, इस तरह से, ठीक है। तो ये लॉग पीरियडिक एंटीना होता है जिसमें आप ये जो बोल सकते हो सिग्मा और टाउ, लेंथ और स्पेसिंग फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, स्पेस फैक्टर और लेंथ फैक्टर, जिसको सिग्मा और टाउ का रेशियो से हम करते हैं, उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक इसमें जो है लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी पे हर एक एंटीना जो है लोअर और हायर पे और इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी पे हर एंटीना जो है रेजोनेंट लेंथ का होता है, बनेगा इसमें, क्योंकि डायपोल λ/2 लेंथ का लगाए हैं उसमें। तो इसीलिए ये ब्रॉडबैंड एंटीना होता है, ब्रॉडबैंड एंटीना, है ना। हर फ्रीक्वेंसी पे कोई ना कोई एंटीना रेजिस्टिव इम्पीडेंस हमको प्रोवाइड करेगा, रेजोनेंट लेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ब्रॉडबैंड एंटीना है, रीजन वही है कि हर फ्रीक्वेंसी पे उसका लेंथ हम लोग ऐसा सेलेक्ट किए हैं कि हर फ्रीक्वेंसी पे जो बैंडविड्थ जो आप यूज करेंगे उसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा हर कोई ना कोई एंटीना जो है रेजोनेंट बनेगा। अब लोअर लिमिट पे जो हाईएस्ट लेंथ वाला रेजोनेंट करेगा और हायर फ्रीक्वेंसी लिमिट पे लोएस्ट वाला रेजोनेंट लेंथ का बनता है, ठीक है। तो रेजोनेंट लेंथ का जो है कम लेंथ वाला जो रहेगा वो डायरेक्टर की तरह काम करेगा और रेजोनेंट लेंथ से ज्यादा लेंथ वाला जो एंटीना रहेगा वो आपका इंडक्टर की तरह काम करता है, रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये है कुछ लॉग पीरियडिक एंटीना जो कमर्शियली अवेलेबल है। ये 400 मेगाहर्ट्ज से 4000 मेगाहर्ट्ज, मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 400 मेगाहर्ट्ज से लेके 4000 मेगाहर्ट्ज तक आप यूज कर सकते हैं।
ऐसा जनरली बहुत कम एंटीना होता है जो इस तरह से बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम यूज कर पाए। तो ये ब्रॉड बैंड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो 250 हर्ट्ज से लेके 2400 मेगाहर्ट्ज के लिए जो है लार्ज पीरियडिक एंटीना है। तो इसमें क्या है, ये जो अरेंजमेंट है जो हमने कहा था कि जैसे ये अपर हाफ का ये सेकंड एंटीना का लोअर से कनेक्ट रहता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग दो बूम यूज कर लेते हैं। देखिएगा ये है एक अपर और लोअर, उसमें उसको लगा देते हैं हम लोग ऐसा, और ये वायर है, ये फिर डायरेक्ट इसको बूम को हम लोग यहाँ से वायर से फीड कर देते हैं। तो दो बूम है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे दो बूम दिखेगा, ये डिफरेंस है आपका यागी उड़ा। यागी उड़ा एंटीना में क्या एक बूम यूज रहेगा, इसमें हम लोग लगा देते हैं एक्टिव एलिमेंट, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर ऐसा करके, है ना। एक जो बूम रहेगा ऐसा सब हॉरिजॉन्टल एक रॉड रहेगा जिसमें आप उसको लगाएंगे, फिक्स करेंगे, है ना। यहाँ पे दो यूज हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे दो, टू, यहाँ पे टू यूज हो रहा है, टू बूम हो रहा है। देखिएगा ये है और एक नीचे वाला, इस तरह से दो यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये लार्ज पीरियडिक एंटीना है। अब इसमें लार्ज पीरियडिक क्यों बोला गया, क्योंकि इम्पीडेंस वेरिएशन हो रहा है, वो लार्ज का फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं तो वो पीरियडिक आता है, इसलिए लार्ज पीरियडिक बोलते हैं, ठीक है, लार्ज पीरियडिक बोलते हैं। तो इसमें जो है और एक LPDA जो लार्ज पीरियडिक डायपोल एरे लेते हैं, जिसमें हर एंटीना एलिमेंट है लार्ज पीरियडिक एंटीना में, डायपोल लेते हैं। और लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी पे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट लेंथ वाला जो है रेजोनेट करेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे लोअर लेंथ वाला रेजोनेट करेगा। तो इन बिटवीन जो भी डायपोल लगा होता है, इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई रेजोनेट करते रहता है। तो ये एक्टिव रहते हैं सारे के सारे, क्योंकि सारे वायर से कनेक्टेड हैं। और ब्रॉडबैंड इसलिए क्योंकि सारे हर फ्रीक्वेंसी मतलब कोई ना कोई एंटीना जो है रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो ये इस बेल कर्व था, दिखाया था मैं आपको, एक पर्टिकुलर गेन पे आप उसको सेलेक्ट करते हैं, है ना। एक न्यूमेरिकल मैं दिया हूँ, इसमें कुछ दूसरा इस बेल कर्व से निकला हुआ है, ये ऑप्टिमम सिग्मा कुछ और है उसमें, लेकिन क्या है वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना। आपको जनरली इस बेल कर्व नहीं दिया रहता। अगर इस बेल कर्व दिया है ना, और गेन दिया है, तो उस बेल कर्व देख के ही आपको निकालना है, ठीक है, याद रखना। अदरवाइज जो है, अब मैं अभी जो न्यूमेरिकल में दिया हूँ वो वाली वैल्यू को याद रखना है। अगर नहीं देता इस बेल कर्व, ठीक है, इस बेल कर्व नहीं देता है, जैसे मुझे दिया 10 dB के लिए डिजाइन करो ना, 10 dB के लिए डिजाइन करो, 10 dB के लिए डिजाइन करो, और मुझे दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा 200 मेगाहर्ट्ज से लेके 2000 मेगाहर्ट्ज के लिए एक लार्ज पीरियडिक एंटीना डिजाइन कर दीजिए, है ना, जिसमें 10 dB के मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 ये है 10 dB चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ से ले लेंगे, तो टाउ कम समथिंग 0.925 ऐसे कुछ ले लेंगे यहाँ से। और यहाँ कहीं वैल्यू है जो 0.17 या 0.18 के आसपास हम लोग सिग्मा को ले लेंगे। उससे फिर हम लोग जो है L2 जो है SN-1 ये सब जो है हम निकाल लेंगे। वो एक न्यूमेरिकल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, देखिए, डिजाइन है लार्ज पीरियडिक एंटीना टू ऑब्टेन ए 9 dB गेन टू ऑपरेट ओवर ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 125 मेगाहर्ट्ज से लेके 500 मेगाहर्ट्ज, है ना, 125 मेगाहर्ट्ज टू। तो ये हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है FL और FH है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक 9 dB गेन मिले ऐसा एक लार्ज पीरियडिक एंटीना बनाना है, ठीक है। इसमें एक L1 एंटीना लिए हैं जो डायपोल रहेगा, डायपोल लेके बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना लेंगे L1 का, L1 के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हाईएस्ट लेंथ का होगा तो लोएस्ट लेंथ के करस्पॉन्डिंग हम लोग ये देखिएगा F मिनिमम यहाँ डाल देंगे, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लैम्डा लॉन्ग इज C/F, तो 2.5 मीटर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब डायपोल है तो उसका लैम्डा बाई 2 होता है लेंथ, तो ये 1.2 मीटर का आ गया, तो ये हमारा फिक्स हो गया, है ना, L1। तो ये हमारा L1 हो जाएगा, देखिएगा L1 1.2 मीटर का। तो ये 1.2 मीटर आपने निकाल दिया इसका, ये 1. अब L2 कैसे निकालोगे, तो L2 के लिए मैंने क्या कहा, आप निकालेंगे 9 dB के करस्पॉन्डिंग टाउ 0.861। हालांकि जो मैं कर दिया हूँ उसमें थोड़े डिफरेंट वैल्यूज है, क्योंकि अभी बुक्स में है जो पेपर सेटर होगा वो यही वाली वैल्यू रखा रहेगा 9 dB के करस्पॉन्डिंग में, ठीक है। या तो अदरवाइज इस बेल कर्व है, तो ये आपको याद रखना है, आपको यही वैल्यू डालना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू फॉर 9 dB गेन टाउ
0.861 सेलेक्ट करेंगे और सिग्मा 0.162 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे फिर आप क्या है, L1 तो निकाल लिया अपन ने, L1 निकाला यहाँ से, है ना। वो कैसे निकाला, क्योंकि ये λ/2 लेना है, तो लेमडा कौन सा रहेगा, जो हाईएस्ट वेवलेंथ आएगा तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो वो निकाल लिया अपन ने। अब L2 कैसे निकालेंगे, टाउ मैंने बताया था रेशियो होता है, टाउ जो है आपका L2/L1, मतलब दैट इज Ln/Ln-1 का रेशियो होता है। तो इससे आप निकाल सकते हैं L2 इज टाउ L1। तो L1 आपको पता है 1.2 मीटर, टाउ आपने यहाँ से सेलेक्ट किया ही है इस बेल कर्व से, तो L3 L2 सब मिल जाएंगे, L2 टाउ L1, L1 पता है, टाउ मालूम है, तो L2 निकाल लिए, फिर L3 टाउ L2, ऐसे करते करते पूरा निकाल लेना। ऐसे जाते जाएंगे L11 11th एलिमेंट तक जाते जाएंगे हम लोग, है ना। कब तक जाना है, जब तक फिर क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे ले लिया हमने 500 मेगाहर्ट्ज, तो 500 मेगाहर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकालोगे तो 0.6 मीटर आएगा, है ना। तो इसका डिवाइडेड बाय 2 लेंथ लेना है, तो ये जो Ln रहेगा लास्ट वाला, तो वो 0.3 मीटर समथिंग आएगा, देखिएगा ये 0.3 मीटर। तो ये तब तक हमको जाना है जब तक आपको 0.3 के आसपास मीटर का ना मिल जाए आपको लेंथ। तो ये देखिएगा यहाँ पे 0.31 हो गया, तो एक और आगे चले जाना है, क्योंकि लेंथ है डिक्रीज होते जाता है इधर से हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसा है। तो यहाँ पे 0.31 है, 0.3 नहीं आया, तो L11 तक जाएंगे, 0.2686 से आगे तो यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये अपना 11 एलिमेंट का बन गया, यहाँ पे टोटल 11 एलिमेंट है यहाँ पे, L1 यहाँ से देख सकते हैं, और ये L11, ये L10 ऐसा, एंड सो ऑन, L9, और इसके बीच में L8 ऐसा रहेगा। तो इसमें 11 एलिमेंट है, उसके लिए डिजाइन। ठीक है, अब बात होती है स्पेसिंग, ये Sn को कितना रखेंगे, Sn, ये देखिएगा ये Sn, तो Sn जो रहेगा Dn-1 माइनस Dn, है ना, यहाँ से ये देख सकते हैं ऐसा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा Ln, 2 सिग्मा Ln, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको Ln पता है तो आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, सिग्मा भी पता है तो L1 पता है तो S1 निकाल सकते हैं, दैट इज 2 सिग्मा L1 S2 ऐसा करके इस तरह से। तो ये आपका S1 रहेगा, ये जो डिस्टेंस है वो S1 हो गया ऐसा, S1, ठीक है, S1 इज दिस। तो इस तरह से S2 एंड सो ऑन आपका पूरा S11 यहाँ तक, S11 तक हम निकाल लेंगे। तो वही वैल्यू जो आई है वो डिजाइन हो गया आपका, है ना, ये डिजाइन हो गया, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा 9 dB गेन प्रोवाइड करेगा, और आप इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। 125 मेगाहर्ट्ज से लेके 500 मेगाहर्ट्ज है, वो आप डिजाइन हो गया उसके लिए। ठीक है, लॉग पीरियडिक एंटीना, तो उसके लिए जो है L1 L2, L1 जो है ये देखिएगा यहाँ पे L1 इतना लेंथ का लगाना रहेगा, L2 जो है इतना लगाना रहेगा, इस तरह से एंड सो ऑन, और L जो 11 है इतने मीटर का लेना पड़ेगा। स्पेसिंग कितना लेना है, तो S1 यहाँ पे इतना चले जाएगा ऐसा, S2 चले जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये अगर आप कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, तो आपका जो है, और अल्फा, है ना, ये अल्फा जो है टाउ और सिग्मा के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो अल्फा आपका 24.2 डिग्री, ये 24.2 डिग्री आएगा उस पर्टिकुलर लॉग पीरियडिक एंटीना के। तो यही एक डिजाइन होता है लॉग पीरियडिक एंटीना। ठीक है, तो लॉग पीरियडिक एंटीना आ चुका एग्जाम में 2 मार्क का, कि क्यों इसको लॉग पीरियडिक बोलते हैं। लॉग पीरियडिक इसलिए क्योंकि इम्पीडेंस वेरिएशन है, लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी जो वेरिएशन है वो पीरियडिक नेचर का होता है ना, इसलिए लॉग फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं, लॉग फ्रीक्वेंसी लोगे और इम्पीडेंस, लॉग फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस प्लॉट करोगे तो वो आपका ये गारो आएगा पीरियडिक साइनोसॉइडल टाइप का, है ना, पीरियडिक ऐसा, पीरियडिक फंक्शन इस तरह से, तो इसलिए इसको लॉग पीरियडिक बोलते हैं। दिखने में एर्ग्यूड एंटीना जैसा है बट होता नहीं है, ना, एर्ग्यूड एंटीना में सिर्फ एक एक्टिव एलिमेंट होता है, इसमें सारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सारे से वायर कनेक्ट होता है और हर एक रेजोनेंट लेंथ का रहता है, किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, है ना। तो ये हो गया अबाउट लॉग पीरियडिक। अब 2 एंटीना और बच गया है, हार्न और माइक्रोस्ट्रिप। तो हार्न एंटीना जनरली हम लोग अबाउ 300 मेगाहर्ट्ज, ये एक्चुअल में माइक्रोवेव कंपोनेंट होता है, तो ये गीगाहर्ट्ज में जब बियॉन्ड 300 मेगाहर्ट्ज
यूज करते हैं उसको, तो 3 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज इस तरह के रेंज में ज्यादातर उसको यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज उसके लिए यूज करते हैं। ये एक्चुअल में माइक्रोवेव कंपोनेंट होता है। ठीक है, हार्न एंटीना ये देख सकते हो। तो चूंकि इसका यूज है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं ज्यादातर, 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज की लिमिट में इसका यूज होता है एंटीना की तरह। ठीक है, तो ये एक हार्न देख रहे हैं, पिरामिडल हार्न बोलते हैं, और ये वेव गाइड देख रहे हैं, है ना। तो अब ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को क्या है, वेव गाइड सपोर्ट करते हैं। 2 वायर और कोएक्सियल केबल वगैरह में लॉस बहुत होता है, तो इसलिए हम लोग जो है इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन और कोएक्सियल केबल है आपका, उसमें संटिंग इफेक्ट होता है। संटिंग इफेक्ट आप जब मॉडलिंग किए होंगे तो देखे होंगे, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में मॉडल किया तो सी ऐसे आता था यहाँ पे, है ना, ऐसा। तो इसमें आउटपुट जब निकालेंगे, इधर आपका आर होता था, याद रखिएगा, है ना, आर और एल, ऐसा एल था, यहाँ पे जी था एक, ऐसा हम लोग मॉडलिंग करते थे उसको। 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन याद करो 4th सेमेस्टर में। तो वी नॉट जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/j ओमेगा सी, ऐसा बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है ऐसा, तो वी जो है वो कम होते जाता है। मतलब अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ऐसे कम हो, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये फिर हमारा गीगाहर्ट्ज में जैसे जा रहा है, तो हमारा कोएक्सियल केबल वगैरह जो है और 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में हमको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए हम लोग मेटलिक ट्यूब करते हैं। तो वेव गाइड हमको यूनिट 1 में पढ़ना भी पढ़ाया नहीं है ना। तो ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में करते हैं। तो वेव गाइड जो है वो सपोर्ट करेगा यहाँ पे माइक्रोवेव को, जो कि 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज तक रहेगा। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, एंटीना को आप यूज करते हैं ओनली रिसीवर या ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर करना है तो फ्री स्पेस में ट्रांसमिट करना है सर। तो ये जो माइक्रोवेव्स आ रहे हैं उसको डायरेक्ट फ्री स्पेस में नहीं करते हम लोग, फ्री स्पेस में लॉन्च नहीं करते, रेडिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेव गाइड जो है ये जो है हमको एक फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता। इससे क्या होता है, अगर मैं सिर्फ वेव गाइड यूज करूं, है ना, ये जो वेव गाइड आप देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ वेव गाइड यूज करूं ऐसा इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है वेव गाइड, तो इसमें जो डिफ्रेक्शन, जैसे ये जो है वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज का है माइक्रोवेव, तो ये यहाँ से आपका डिफ्रेक्शन होगा और डायरेक्टिविटी वगैरह बहुत पुअर रहती है। तो एक नॉन रेडिएटिव पैटर्न मिलता है इसमें, नॉन रेडिएटिव पैटर्न, डिफ्रेक्शन होगा, रेडिएशन है बहुत अच्छा नहीं होगा, पुअर रेडिएशन ऐसा होता है। तो और इम्पीडेंस मिसमैच भी हो रहा है बोल सकते हैं, एआर और इसका यहाँ पर इम्पीडेंस मिसमैच हो रहा है। तो एक फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर चाहिए होता है आपको उस केस में। और यहाँ से क्या रिफ्लेक्शन वगैरह भी होता है ना, यहाँ से। तो इसलिए जो है आपको एक फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हार्न। तो ये हार्न एंटीना हम उसको इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसमैच हो रहा है बिटवीन वेव गाइड एंड फ्री स्पेस, उसको मैच कराता है, और जो है हार्न एंटीना इस तरह से। अब ये डिपेंड करेगा किस टाइप का हार्न यूज कर रहा है। तो ये पिरामिडल हार्न है तो उसको रेक्टेंगुलर वेव गाइड से फीड करते हैं, और वहां पे और देखिएगा, और आगे एक्सपोनेंशियल और एक दो और देखिएगा जिसमें आपको फिर सर्कुलर वेव गाइड से भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल अगर वेव गाइड में यूज करूं, अगर मैं हार्न एंटीना यूज नहीं करूं, तो पुअर रेडिएशन होता है डिफ्रेक्शन की वजह से, और नॉन रेडिएटिव पैटर्न मिलता है। तो इसलिए हार्न जो है उसको हम इट में बी रिगार्डेड एज ए फ्लेयर्ड आउट और ओपनड आउट वेव गाइड, है ना, एट सेकंड एंड टू इंप्रूव द रेडिएशन एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टिव पैटर्न एंड डायरेक्टिविटी। तो अगर मैं ऐसा एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर हार्न यूज कर लूं, तो रेडिएशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपका, इसका डायरेक्शनल पैटर्न बढ़ अच्छा होगा, और डायरेक्टिविटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली मैंने कहा कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे यूज करते हैं अबाउट 300 मेगाहर्ट्ज, मतलब 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के आसपास यूज करते हैं। बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलता है इसमें, मॉडरेट गेन मिलता है। बहुत ज्यादा हाई गेन चाहिए तो इसका एरिया ज्यादा चाहिए होता है, ये जो एरिया है ना, ये जो हाइट और डी, ये बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो बहुत लार्ज हार्न चाहिए होता है, हाई गेन चाहिए। तो जब क्योंकि हम स्मॉल हार्न ज्यादातर यूज करते हैं, तो वो आपको मॉडरेट गेन प्रोवाइड करता है। तो ये हार्न का यूज होता है ना, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो है आपका जो है इसको वेरी हाई, जो क्या बोल सकते हैं,
गीगाहर्ट्ज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको यूज करते हैं। गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज, जिसको हम लोग मोस्टली माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, हार्न, है ना। ये देखिएगा, ये शो किया गया है, जो कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं, ये पिरामिडल हार्न बोलते हैं, इसको पिरामिडल हार्न बोलते हैं। ये वेवगाइड है ना, इसमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल करेगी, जो कि 3 से लेके जनरली 30 गीगाहर्ट्ज तक रहेगा वो। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग ये जो लेंथ है उसको हम लोग एच, हाइट एच बोल सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आगे की तरफ वो प्रोपोगेट करेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे वर्टिकल रहता है, ऐसा, है ना। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, ऐसा। तो ये ई का होगा ऐसे इधर, और एच ऐसे होता है, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन रहेगा, तो उसको हम लोग ऐसा पी से पॉइंटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर ओपनिंग है ऐसा, तो उसको हम लोग ई प्लेन बोल देते हैं, ई प्लेन। तो देखिएगा, ये ई प्लेन का एक एग्जांपल है, हार्न, ई प्लेन हार्न का। पिरामिडल में भी क्लास है, और इधर एच प्लेन, अगर एच मैग्नेटिक फील्ड साइड ओपनिंग है, ज्यादा है, तो उसको एच प्लेन बोल देते हैं, और ई और एच दोनों साइड में ओपनिंग है, तो उसको पिरामिडल हार्न बोल देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये ई प्लेन, ये ई प्लेन हो गया, ये एच प्लेन हो गया, ये पिरामिडल हार्न हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कोनिकल और एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ता है और ये कोनिकल बढ़ता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखिएगा सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं, सर्कुलर वेवगाइड से फीड करते हैं आपका एक्सपोनेंशियल एज वेल एज कोनिकल। उस केस में सर्कुलर वेवगाइड से उसको फीड किया जा सकता है, देख सकते हैं ये इस तरह से देखिएगा, है ना। तो सेक्टोरल हार्न, पिरामिडल हार्न, कोनिकल हार्न। सेक्टोरल में दो टाइप का हम डिवाइड कर सकते हैं, ई प्लेन और एच प्लेन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एच प्लेन हो गया, ये ई प्लेन हो गया, ठीक है। ये पिरामिडल हार्न है, पिरामिडल हार्न देखिएगा, पिरामिडल, ठीक है। ये लेन और डी, ये डी और एच, सॉरी ये एच और डी, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये आप इधर रेक्टेंगुलर वेवगाइड से कनेक्ट रखते हैं, और अगर कोनिकल है या एक्सपोनेंशियल है तो ये सर्कुलर वेवगाइड से फिर इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये हार्न एंटीना है, ठीक है। तो जनरली हार्न जो है इसका एक डिजाइन एस्पेक्ट होता है, जिसमें हम लोग ये एंगल थीटा और ये जो ओपनिंग है डी, उसको कितना लेंगे, ये डी, ये जो लेंथ है ना, ये कितना लेंगे करके। और ये जो देखिएगा, ये इस तरह से एक टेपर्ड पोर्शन उसका यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे यहाँ से निकलेगा ऐसा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, ये और यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के यहाँ पहुंचेगी, तो ये और ये सेम फेज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ रहता है। लेकिन यहाँ से जो निकलेगा और यहाँ से जो निकलेगा वो सेम फेज में नहीं होता है। तो ये जो डेल होता है, ये कितना रहना चाहिए ताकि मुझे जो यूनिफॉर्म फेज फ्रंट से कितना डेविएट हो सके, उसके लिए डिजाइन होता है। ये कायदे से ये डेल मेरे को 0 होना चाहिए, ताकि डायरेक्टिविटी बहुत अच्छा हो, है ना। यहाँ से जो निकले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और यहाँ से जो निकले वो जो है पॉइंट पी पे आगे चल के मुझे ये यहाँ से जो निकल रहा है और यहाँ से जो निकल रहा है और प्लस यहाँ से जो निकल, वो सब सेम फेज में हो, सेम फेज में हो। तो उससे मेरा डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी, पैटर्न अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ये। तो ये जो डेल है, मैं चाहता हूँ इसको मिनिमाइज करना, है ना। बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, अगर डेल ज्यादा रखूंगा तो मेरा जो यूनिफॉर्म फेस फ्रंट, जो यहाँ से जो रे निकल रही है और यहाँ से जो रे निकल रही है, आइडियली हम बोलते हैं कि वो सेम फेज में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग पाथ लेंथ हो जाएगा। इतने पाथ लेंथ के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ई आएगा वो समथिंग ई एम साइन ओमेगा टी, इसको माइनस में बोलूंगा डेल्टा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल पाथ चल रहा है। और यहाँ पे जो रहेगा वो ई एम साइन ओमेगा टी, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेंटर पे ऐसा, तो ये साइन ओमेगा टी रहेगा। लेकिन इधर इधर जो जा रहे हैं वो नहीं रहेगा, डेविएट करेंगे। तो ये जो आगे चल के कहीं ना कहीं वो फिर जो सेम फेज में नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो डेल है वो बहुत कम रहे। तो इसलिए जो है
यहाँ पे दिखाया गया है कि पर्टिकुलर डेल के लिए, डेल जो है यहाँ पे है ना, जो पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं हम, यहाँ पे सेंटर पे और एंड टुवर्ड्स एज जो है आर्म का, डेल एक सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए थीटा कितना लेना है वो आप निकाल लेते हैं। तो ये थीटा जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये लेंथ एल कितना रखना है डेल के करस्पॉन्डिंग वो दिया हुआ है, और डी जो है अपर्चर डायमेंशन कितना रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं या ले सकते हैं उसमें जो भी पर्टिकुलर केस में ऐसा। तो ये डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं। जनरली ये जो है हम सेलेक्ट करते हैं एक सुटेबल वैल्यूज। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा, ये देखिएगा टिपिकल वैल्यूज ऑफ डेल्टा फॉर ई प्लेन आर। ई प्लेन आर जैसे आपको डिजाइन करना है तो 0.25 लेमडा लूंगा, है ना। बाकी फिर वैल्यूज जो है मैं उसको अल्फा कितना रखना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा वहां पे रख के फॉर्मूला में, देखिएगा ऐसा। थीटा जो कितना रखना है अल्फा जो थीटा बोल रहा था उसको आप यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। सो यू विल टेक इट एज 2 cos इनवर्स दिस एल अपॉन एल प्लस डेल्टा, है ना। तो एल वैल्यू यू विल टेक डी स्क्वायर अपॉन 8 लेमडा। तो डी आप सेलेक्ट कर लीजिए कितना ओपनिंग रखना है इसका, ये ओपनिंग आपको कितना लेंथ चाहिए, ऐसा ई प्लेन है तो ये आप ओपनिंग है उसको आप यहाँ पे रख देंगे। डेल्टा दिया हुआ है तो एल मिल जाएगा, एल मिलेगा तो यहाँ पे एल और डेल्टा को रखोगे तो थीटा मिल जाएगा, थीटा और एल ये और डी, ये आपका डिजाइन हो गया। तो इस तरह से हम जो है आर को डिजाइन कर सकते हैं। उसका ओपनिंग कितना रखना है, ये जो ओपनिंग है ये कितना रखना है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना रखना है, और ये जो अपेक्स एंगल है थीटा उसको कितना रखना है आप डिजाइन कर सकते हैं, है ना। ये डिसाइड करेगा आपको कितना चाहिए वो। ये जो रहता है कितना डेविएशन चाहिए आपको डायरेक्टिविटी पे उस पे रहता है ना। ये जितना ज्यादा होगा उतना पुअर डायरेक्टिविटी होगा, है ना, पुअर डायरेक्टिविटी होगा, याद रखिएगा। तो ये देखिए ये हार्न एंटीना आता है ना। तो ये कुछ हार्न है उसके लिए डायरेक्टिविटी दिया है कितना रहेगा और उसका पावर गेन कितना रहेगा। तो ये डायरेक्टिविटी ऑफ हार्न ये दिया हुआ है दैट इज 7.5 ए जो है एरिया है उसका अपॉन लेमडा स्क्वायर। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये जो रहेगा ए जो रहेगा यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका आपका ओपनिंग, है ना। पिरामिडल जो था ऐसा इस तरह से मैंने बताया था आपको, तरह से रहेगा ऐसा। आप ऐसा करके किए थे ना इस तरह से, ऐसा ये फिर इधर ऐसा था ऐसा, फिर ये वेवगाइड से कनेक्ट हो रहा था। तो ये और ये जो है डी या इसको एच डी जो भी बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसको ई इधर है तो ये डी इसको बोल रहे हैं तो ई ये है ना, ये हाइट और ये हाइट उसका। तो ये एरिया मिल जाएगा अपने को, एरिया उसका ओपनिंग जो है ना, हार्न का जो ओपनिंग ये वाला जो पार्ट है ऐसा। तो इधर ई हो गया ऐसा वर्टिकल साइड, हॉरिजॉन्टल साइड एच हो गया। तो इतना अगर आप रखेंगे डी और एच पर्टिकुलर वैल्यू तो डायरेक्टिविटी हमको इतना मिल जाएगा। एरिया यहाँ पे रख देंगे, है ना, ये डायरेक्टिविटी। पावर गेन इतना मिलेगा 4.5 ए अपॉन लेमडा स्क्वायर। ए जो है फिजिकल एरिया, फिजिकल नॉट अफेक्टिव एरिया, फिजिकल एरिया है, ठीक है। और जैसे बीम विड्थ वगैरह कितना मिलेगा, बीम विड्थ है ना, एक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है लेकिन जो वर्टिकल साइड में वर्टिकल पैटर्न में बीम विड्थ कितना होगा और हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ऐसा कितना होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो दैट इज 56 लेमडा अपॉन डी जो कितना लिए है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका, है ना। इस तरह से जो था आर्म का जो मैंने बताया था इस तरह से ऐसा। तो ये डी और इधर ये आपका वेवगाइड से कनेक्ट रहेगा ऐसा तरह से, ये वेवगाइड से। तो ये आपका डी एच, अच्छा ठीक है। तो ये जो है आपको इतना बीम विड्थ मिलेगा, ठीक है। तो ये हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन है और हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन है, ठीक है। ये आपका अपर्चर ओपनिंग है, लेंथ है वो दिया हुआ है टुवर्ड्स ई प्लेन और टुवर्ड्स एच प्लेन। तो डायरेक्टिविटी आपको इतना मिलेगा, ये याद रखना है। तो हार्न जनरली आते नहीं है क्योंकि माइक्रोवेव कंपोनेंट का पार्ट होता है,
लास्ट पीरियडिक और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी और एच जो है आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये डी बोल रहे हैं, ये वाली जो लेंथ होती है उसको डी ऐसा, और ये जो लेंथ होता है इसको डी एच बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हार्न है और ये वेवगाइड से उसको फीड कर रहे हैं ऐसा, ये वेवगाइड, ये जो पार्ट एक्सटेंडेड है वो है आपका। तो ये इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन है, ई प्लेन, ये एच प्लेन और ये पिरामिडल, जिसमें आपका ई और एच दोनों तरफ ओपनिंग है उसकी, ठीक है। तो ये हार्न एंटीना हो गया। ये लास्ट थोड़ा सा फटाक से देख लेते हैं। लास्ट एंटीना है माइक्रोस्ट्रिप, है ना, ये लो प्रोफाइल एंटीना बोलते हैं इसको। इसको अबव 100 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं इसको जनरली स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, जहाँ पे हमको साइज और वेट जो कांस्टेंट होता है, मतलब साइज हमको स्मॉल चाहिए, वेट भी हमको बहुत कम चाहिए, इंस्टॉलेशन है आसान होना चाहिए, और एरोडायनेमिक प्रोफाइल वगैरह हमको मिले, तो ऐसा माइक्रोस्ट्रिप में संभव होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जहाँ पे लो प्रोफाइल, स्पेस रिक्वायरमेंट आपका कम हो, एरोडायनामिक शेप होता है क्योंकि प्लेन वगैरह में कर्व शेप वगैरह होता है, तो वहां पर आप माइक्रोस्ट्रिप यूज करते हैं, ठीक है। तो लो प्रोफाइल माइक्रो पैच एंटीना भी बोलते हैं इसको, माइक्रोस्ट्रिप आर पैच, इसका पैच एंटीना भी कहते हैं। 100 मेगाहर्ट्ज को यूज करते हैं। नेरो बैंड होता है, वाइड बीम, वाइड बीम मतलब डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होगी, स्प्रेड ज्यादा रहेगा उसका। इसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, पीसीबी जैसा होता है, देखेंगे पीसीबी के दोनों तरफ लेयर होते हैं, कॉपर मिलता है आपको, है ना, बीच में डाइलेक्ट्रिक लेयर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक साइड का ईच कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये देखिएगा, ये पीसीबी टाइप का है। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये मेरा माइक्रो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप पैच एंटीना होता है। तो इसमें ये जो पैच है येलो में जो देख रहे हैं, उस पैच को रहन दिए हैं, मतलब अगर ये कॉपर का अगर मैं यूज करता हूँ तो ये कॉपर पार्ट है, ये रहन दिया है, पीछे पूरे का पूरा रह गया, ये वाला पार्ट है, इसमें मैंने पूरा ईचिंग प्रोसेस से इसको हटा दिया। तो एल लेंथ और डब्ल्यू बीट का एक पैच क्रिएट हो गया, तो एरिया एल और डब्ल्यू, एल इंटू डब्ल्यू का एक पैच क्रिएट हो गया बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पैच एंटीना हो गया, पीछे पूरा मेटल रहेगा, बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये देखिएगा ऐसा, ठीक है। तो ये ऊपर एक पैच बना है, ये नीचे जो जैसे कोएक्सियल केबल होता है ना, कोएक्सियल केबल, तो इसका जो सेंटर वायर है इससे कनेक्ट करते हैं फीड, और ये जो पीछे वाला जो मेटल होता है, ये जाके ये जो आउटर मेटल होता है कोएक्सियल केबल का, उससे जाके ऐसा कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको फीड करते हैं, इसको फीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये एरोप्लेन में लगा है, यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रो स्ट्रिप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको सेलुलर फोन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, देखिएगा सेल फोन में, यहाँ पे देखिएगा, ये सेल फोन में, सेल फोन में इस तरह से ये एरे यूज किया, पैच, एक पैच, दो पैच, तीन चार पैच का एरे यूज किया गया, ठीक है। ये देखिएगा, ये फीड कर रहे हैं उसके लिए, ये देखिएगा कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड है ये, तो एक पैच है ना, ये जो सेंटर वायर रहेगा, ऊपर वाला जो पैच है उससे कनेक्ट हो जाएगा, और नीचे जो रहता है मेटल, वो आपका आउटर जो कोएक्सियल केबल का रहेगा उससे कनेक्ट होता है। तो ये उसका रेडिएशन पैटर्न है, ये उसका रेडिएशन पैटर्न है। मोबाइल में अगर हम लगाते हैं, ये देखिएगा एक पैच यहाँ पे लगाया हुआ है, माइक्रोस्ट्रिप पैच मोबाइल फोन में लगाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये इसका रेडिएशन पैटर्न बता रहा है, एक पैच है तो उसका रेडिएशन पैटर्न है वो इस तरह से आएगा करके, ठीक है। ये देखिएगा रेक्टेंगुलर पैच है, बनाए हैं, है ना, ये मेटल को रहन दिया गया है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये पैच को रहन दिया गया है, इधर जो पीछे था ये भी मेटल है, उसको पूरा रहन दिया गया है। तो ये पैच क्रिएट हो गया, यहाँ से एक होल और नीचे से होल करते हैं, ये यहाँ से फिर एक कोएक्सियल केबल का सेंटर वायर लगता है, और यहाँ से आउटर वायर है उससे लगाते हैं फीड करने के लिए, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पैच, जनरली रेक्टेंगुलर लेते हैं पैच, पैच जो है रेक्टेंगुलर लेते हैं। एक और डिजाइन होता है जिसमें ये बीच में जो है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो नहीं लेते हैं, है ना, ऊपर एक जैसे एक पैच हो गया, ऊपर एक पैच है, तो यहाँ पे इस तरह से एक स्टैंड टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, इधर भी ऐसा आप देख सकते हैं,
तो और नीचे भी फिर एक मेटल प्लेट ऐसा रहेगा ऐसा। तो ये जो है आपका ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है। ब्रॉडबैंड मतलब आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे यूज कर, बट ये रोबस्ट नहीं होता है, ये उतना मजबूत नहीं होगा, है ना। इस मजबूती इसमें ज्यादा है कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, एयर है ये। तो इस केस में जो है आपका बैंडविड्थ जो है बढ़ जाता है, उसमें बैंडविड्थ में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें एयर एंटीना एज ए सबस्ट्रेट लिखा है, ठीक है, एयर एयर हम उसको लेते हैं उसको। तो यही माइक्रोस्ट्रिप कहलाता है। तो इसमें जनरली एग्जाम में आता है कि व्हाट इज माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं ज्यादातर, और हाउ इट इज मेड, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। तो ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैच जो है वो दिया हुआ है इसका पूरा, जो आप देख सकते हैं, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ठीक है। इससे नैरो बैंड लो प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट यूज नहीं करना है, जैसे पीसीबी में बीच में सबस्ट्रेट होता नहीं करना है, उसकी जगह आपको एयर यूज करना है। तो उस केस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्पेसर लगाते हैं ना, ये नीचे और ऊपर, तो यहाँ से ऐसा एक स्पेसर लगा रहे हैं, 2D व्यू देखना है तो ये स्पेसर रहेगा ऐसा, और ये बीच में एयर रहेगा, एयर रहेगा। अदरवाइज क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक रहता है ऐसा। और ये जो स्पेसर यूज नहीं करते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे एक पैच क्रिएट कर दिया और नीचे का मेटल है वो पूरा जिटीज रहने देते हैं। लेकिन ये हमारा एक नैरो बैंड प्रोवाइड करता है, तो ब्रॉड बैंड चाहिए तो उसके लिए स्पेसर्स और बीच का पार्ट है पूरा डाइलेक्ट्रिक हटा दीजिए, तो ऊपर एक पैच और नीचे मेटल, ये दोनों के बीच में स्पेसर ऐसे लगा के उसको आप जो है वो कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। दो पेपर है उसको, है ना, चारपाई देखते हो ना, ऐसी नीचे तरफ से भी एक वो सरफेस लगा दिया ऐसा बीच में। तो दो प्लेट है, उसको सपोर्ट करना है, तो कोने कोने में आप जो है डाइलेक्ट्रिक स्पेसर लगा दिए, तो उससे क्या है, बीच में एयर हो जाएगा आपका, है ना, बीच में एयर हो जाएगा, बीच में एयर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको अगर मैं दिखाऊं प्रॉपर 3D में, तो ऐसा करके एक पैच रहेगा इस तरह से। तो ये जो है यहाँ से ये ऐसा, तो ये हम जो है इस यहाँ से एक डाइलेक्ट्रिक स्पेसर ऐसा यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, एक यहाँ से ऐसा सपोर्ट हो गया कोने कोने में, एक यहाँ से ऐसा ये सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसा एक सपोर्ट हो जाएगा ऐसा, इस तरह से। तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्पेसर्स यूज करके, तो यहाँ बीच में जो रहेगा एयर रहेगा, ये पैच है ऊपर, ठीक है। इस यहाँ ये जो पार्ट है इसको हम लोग कोएक्सियल केबल से ऐसा कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसके आउटर से, आउटर वाला वायर से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से उसको फीड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये माइक्रोस्ट्रिप होता है। अब इसमें और बहुत सारे पैचेस दिए हुए हैं, उसमें फ्रिंज इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या आता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डेप्थ में पूछते नहीं है, बट माइक्रोस्ट्रिप क्या है वो आपको याद रखना है, कहाँ यूज करते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक पीसीबी स्ट्रक्चर जैसे दो मेटल होते हैं ऊपर नीचे, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, पैच ऊपर का आप क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर एरिया का, रेक्टेंगुलर पैच करना हो तो एल लेंथ और डब्ल्यू विड्थ का पैच को रहने देते हैं, बाकी को इचिंग प्रोसेस जैसे पीसीबी डिजाइन करते हैं, पूरा ऊपर का मेटल में बाकी पार्ट का हट जाएगा, जो एरिया जितना पैच रखना है उतना रहेगा, बस ऐसा इतना पार्ट। ये जो पैच इस डायग्राम में देखिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उसका। तो ये जितने भी इधर थे ईच करके निकाल दिया गया मेटल को, येलो वाला पार्ट है मेटल को रहने दिया, पीछे जो है पूरा वो ग्राउंड प्लेन की तरह यूज कर रहे हैं उसको पूरा रहने दिया, है ना। अब इसमें से जो सेंटर है उसमें से जो निकलेगा, ये देखिएगा ये हमारा कोएक्सियल केबल में चले जाएगा, सेंटर वाले उसमें उसका ऐसा कोएक्सियल केबल का। अब ये जो बाहर में जो इस तरह से जो वायर्स होते हैं उसको इससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, ये वाला जो ऐसे पार्ट है इसको ऐसे तो इस तरह से पैच क्रिएट हो जाता है। तो ऊपर एक पैच होगा मेटल का, बीच में सबस्ट्रेट होगा ऐसा, फिर एक नीचे ग्राउंड प्लेन होगा जो भी फिर ये भी मेटल का ही होगा, है ना। तो ये पैच एंटीना कहलाएगा, पैच। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पैच है, पीछे भी एक होगा आपका मेटल पार्ट मिलेगा, ये देखिएगा यहाँ पे पैचेज है 1 2 3 4, और पीछे ये आपका ये मेटल पार्ट ऐसा रहेगा, इसमें बीच में सबस्ट्रेट रहेगा।
तो ये माइक्रो स्ट्रिप होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। आज उसको कंप्लीट करना था समाओ, तो 3 यूनिट थी कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ, है ना। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन एंटीना परफॉर्मेंस इस यूनिट में। तो है ना, जो मैं आपको बताया था 5 लेमडा अवे है, तभी उसको फ्री स्पेस बोल सकते हैं एंटीना को, अदरवाइज वो नियर ग्राउंड या एक्चुअल ग्राउंड कैसे रहता है। तो इसमें एरे की तरह काम करता है, अगर ऊपर हो और ग्राउंडिंग कर दिया है तो वो कंटिन्यूअस एंटीना है। तो उसी को डिस्कस करना है। टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग लो फ्रीक्वेंसी वाला रहता है, तो लेमडा 4 हाइट का मिलता नहीं है ना। तो ट्यूनिंग करते हैं हम लोग रेजोनेंट लेंथ बनाने के लिए उसको, और टॉप लोडिंग करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने का, तो वो पूरा लिखना है। फिर टावर का सीरीज और शंट एक्साइटेशन भी मैं बताया था उसमें। फिर लूप का ये न्यूमेरिकल दिया है ना, उसका डायमेंशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें दिया है, तो इसमें जो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। फिर डिजाइन ऑफ रोम्बिक एंटीना ये भी अपन कर चुके हैं, है ना। अलाइनमेंट डिजाइन था या मैक्सिमम आउटपुट डिजाइन था, ये कर चुके हैं। डिजाइन डिटेल्स ऑफ रोम्बिक एंटीना, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, ईयर नहीं लिखा हुआ है। फिर डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना ये भी आ चुका है। मेथड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ टावर सीरीज एंड शंट बताना है। ग्राउंडेड एंड अनग्राउंडेड एंटीना बताया वो, है ना। सर्कुलर लूप का फार फील्ड पैटर्न, रेडिएशन रेजिस्टेंस, डायरेक्टिविटी कितना होगा ये निकला हुआ निकालो बोल रहा है। ईएमएफ इक्वेशन निकालो, है ना। डिजाइन डिटेल बताइए, एक्सप्लेन वी एंटीना, एक्सप्लेन रोम्बिक एंटीना, हाउ लूप कैन बी यूज्ड एज ए डायरेक्शन फाइंडर, वर्टिकल लूप घुमाना है ना। लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को वर्टिकल एक्सिस में घुमाना है, तो उसमें जो मैक्सिमम ईएमएफ रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाएगा, जहां जीरो आ रहा है वो नहीं दिखाएगा, ऐसा रहता है। तो रोटेट करने से जीरो और मैक्सिमम के बीच में 2 पोजीशन में मिलता है, 2 पोजीशन में जीरो होगा, 2 पोजीशन में मैक्सिमम मिलेगा, बाकी पोजीशन के इन बिटवीन जीरो एंड मैक्स मिलता है। तो मैक्सिमम जो पोजीशन है उससे आप जज करते हैं, बट सेंस नहीं बता पाता। ठीक है। फिर नाइट एरर क्या होता है, ओरिजेंटल कंपोनेंट मिलने लगता है रात को, तो ईएमएफ है जीरो नहीं होता है रिजल्टेंट, वही नाइट एरर है। तो उससे जो डायरेक्शन आप नहीं बता पाएंगे रात को। फिर यागी उड़ा एंटीना क्या है, 12 डीबी डिजाइन के लिए 6 एलिमेंट डिजाइन में बताया था, अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए माइक्रो स्ट्रिप क्या है, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज अ माइक्रो स्ट्रिप। तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना बताना है क्या है। बेसिकली एक पैच होता है ना, जिसमें एक पैच क्रिएट करते हैं, बीच में सबस्ट्रेट होता है, दूसरे तरफ मेटल होता है करके, एक सुटेबल एरिया का पैच क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। हाउ इट इज मेड, तो इचिंग प्रोसेस से बनाते हैं, पीसीबी लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका, उसी को एक्सप्लेन करना है। एंड वेयर इट इज यूज, एयरक्राफ्ट मोबाइल ये सब में यूज किया जाता है, बस उतना लिखना है। व्हाट इज लॉग पीरियडिक एंटीना, मेंशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंटीना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपीडेंस जो है पीरियडिक होता है, ब्रॉड बैंड एंटीना होता है, गेन अच्छा मिलता है, ये सब आपको उसमें लिखना है। ठीक है। थोड़ा सा लॉग पीरियडिक के बारे में देखना है। हर एक एंटीना जो है एक्टिव होता है और हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते रहता है ना। उसमें जो रेजोनेंट लेंथ से कम लेंथ वाला जो रहेगा वो कैपेसिटर की तरह, पीछे वाला जो रहेगा जो लेंथ ज्यादा है वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, ये सब बताना। फिर डिजाइन ऑफ लॉग पीरियडिक बता दिया हूँ। वाई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न एंटीना वेल मैच्ड एंटीना, हॉर्न जो है वेल मैच क्यों है बताया उसको। एयर और उसके बीच इंपीडेंस का प्रोवाइड का काम करता है वेवगाइड का। बाय फोल्डेड डायपोल यूज्ड इन यागी एंटीना बताया मैं, इंपीडेंस मैचिंग प्लस ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के लिए। हेडकॉक एंटीना क्या होता है बताया आपको, कि 2 वर्टिकल वायर को एच शेप में कर देते हैं और मेटेलिक शील्डिंग कर देते हैं, ताकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ना आए करके। एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। हम्म 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 हम्म। अच्छा, उसमें बी और एम एफ टेक का भी देना है क्या। मेरा बी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। हाँ हाँ। और अरुण का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, मैडम का दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है। मेरा बी 95 है और एम टेक 2007। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन बेवरेज एंटीना एक बार आया था शायद, बेवरेज एंटीना, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। ये बेवरेज एंटीना है। राइट शार्ट नोट्स ऑन माइक्रो स्ट्रिप,
तो माइक्रोस्ट्रिप में जितना जानते हैं वो लिखना है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसको वेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, माइक्रोस्ट्रिप। तो ये सब डिजाइन है 3 एलिमेंट यागी एंटीना, तो बता दिया हूँ। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी में से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें, याद रखिएगा। तो ये प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से यूनिट नंबर 3 हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।